नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में एक बार फिर जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। विशेष रूप से सीमांचल के सीटों पर उनकी नजर है। पिछले चुनाव में जीत को देखते हुए उनका हौसला बुलंद है। उन्होंने महागठबंधन से शेयर करने की बात की है, सीटों के शेयरिंग की बात की है, लेकिन उधर से भाव नहीं मिलने के बाद अब वो अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार लॉयल लोगों को सीट दी जाएगी, यानी विधायक का टिकट दिया जाएगा। अब ओवैसी का क्या असर होगा बिहार चुनाव पर? क्या उनके आने से महागठबंधन को नुकसान होने की संभावना है? क्या ओवैसी बाद में जीतने के बाद किसी दल से अलायंस कर सकते हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ उनका क्या रहेगा, बाकी दलों के साथ क्या रहेगा? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ओवैसी जी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में खालिद जी क्या होगा? बिहार चुनाव में उनकी उपस्थिति कैसी रहेगी? दमदार रहेगी, धमाकेदार रहेगी या फीकी रहेगी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार सक्रिय रहे हैं। देश भर में जो चुनाव हुए हैं, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की जो सक्रियता है वो दिखी है। बिहार में जो सीमांचल का जो इलाका है वहां पे वो बहुत प्रमुखता से दिख रहे हैं। और इसकी वजह तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि ओवैसी ने अपने प्रेजेंस को दिखाया है। एआईएमआईएम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और अभी भी जब वो सीमांचल न्याय यात्रा वहां पे कर रहे हैं तो जो लोगों का जुड़ाव है वो साफ तौर पे दिखता है। ओवैसी करना क्या चाहते हैं, असली बात यह है। ओवैसी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओवैसी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान के क्या मायने हैं ये तो सभी जानते हैं कि पिछले चुनाव में 2020 का जो चुनाव हुआ, सुनीता जी, उसमें ओवैसी की पार्टी को सीमांचल की सीटों पे अच्छे खासे वोट मिले। और ये भी सच है कि कई अन्य सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। कई ऐसी सीटें हुए जहां पे मार्जिनल अंतर रहा, मार्जिनल विक्ट्री हुई एनडीए कैंडिडेट की, और वहां पे जितना बड़ा अंतर रहा हार जीत का, उससे कई गुना ज्यादा वोट एमआईएम के कैंडिडेट्स को मिले। तो एमआईएम के कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिले वो वोट किसके थे, ये सवाल उस वक्त भी उठा, उसकी एनालिसिस की गई। तो मोर और लेस ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये वोट जो था, अगर ओवैसी महागठबंधन के साथ होते तो ये वोट महागठबंधन के पास ही जाता, क्योंकि वो अलग से लड़े, इसलिए उन्होंने एक तरह से हेल्प की। तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं पुख्ता इस आरोप को भी करता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पे प्ले कर रहे हैं। ये पिछली बार भी महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया था, इस बार भी आरोप लगाया। ओवैसी ने क्या किया? ओवैसी की रणनीति क्या है कि वो एक मुस्लिम नेता के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करे। अभी तक की जो छवि उनकी है वो यही है, सेकुलर खुद को वो बताते हैं। कई मौकों पर पिछले हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस वक्त उनके जो स्टेटमेंट आए तो उससे एक अलग छवि बनी, लेकिन फिर से वो वापस उन्हीं मुद्दों पर आ गए और उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई ये जो अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं, अल्पसंख्यक मतलब खासकर जो मुस्लिम समुदाय के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर वो प्रखर है। तो वो अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें उन्होंने जीती थी, अब इस बार वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारे साथ तो धोखा हुआ, हम तो अभी भी साथ हैं, हमारे ऊपर जो आरोप इल्जाम लगता है वो गलत है, हम अभी भी महागठबंधन के साथ जाने को तैयार हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने चिट्ठी लिखी जो महागठबंधन के संयोजक हैं, यानी तेजस्वी यादव को, और जिनको निर्णय लेना है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, निर्णय वही ले रही है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमें इतनी सीटें दे दो, 6 सीटें दे दो, हम साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। हाँ खालिद जी, वही मेरा कहना है कि इस चिट्ठी के बहाने ओवैसी ने एक तरह से आरजेडी को निशाने पर लिया है
और अपने ऊपर से उस ठप्पे को हटाने की कोशिश की है जो उनके ऊपर लगता है कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं और विरोधी दलों को परास्त करने में उनके प्रत्याशी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस चीज को, इस दाग को, इस धब्बे को हटाने के लिए उन्होंने इस बार चुनाव के पहले ही प्रपोजल दे दिया है, कई बार दे चुके हैं महागठबंधन के नेताओं को कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अब गेंद उनके पाले में है। लेकिन महागठबंधन का असमंजस क्या है? महागठबंधन का असमंजस ये है कि यदि ओवैसी एक बड़े मुस्लिम लीडर के रूप में उभर जाते हैं तो उनका कोर वोट खिसक जाएगा और ओवैसी को संभालना मुश्किल हो जाएगा यदि उनका कद बड़ा हो गया तो। एक तरह से वो लीड रोल में आ सकते हैं बिहार की राजनीति में। एमओआई समीकरण का क्या होगा, ये संशय महागठबंधन के दलों में है और मेरे ख्याल से इसीलिए वो लोग ओवैसी को साथ लाने से डर रहे हैं और हिचक रहे हैं। लेकिन क्या ओवैसी यदि अलग से लड़े तो क्या महागठबंधन के लिए इस बार मुश्किल खड़ी कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार उनके सारे विधायक जो जीते थे वो महागठबंधन के साथ ही चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव प्रदेश अध्यक्ष रह गए। हाँ, 5 कैंडिडेट जीते थे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं अख्तरुल ईमान, वो रह गए, पार्टी रही, बाकी चले गए। सभी लोग चले गए तो मैंने, मेरे ख्याल से विधायक चले गए। हाँ, आपकी बात सही है, प्रदेश अध्यक्ष रह गए और जो विधायक थे वो चले गए। इस बार भी ये खतरा बरकरार है। हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव जीते लेकिन देर सबेर वो गठबंधन को सरकार बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये भी बात है कि चुनाव में कई लोगों का पत्ता काटने में भी वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है सुनीता जी, 2 महत्वपूर्ण जो कारण नजर आ रहे हैं मुझे। मैंने जो चुनावी दृश्य देखे हैं, चुनाव को कवर किया है और तमाम दलों की जो रणनीतियां हैं उसको जब करीब से देखते हैं तो वो ये साफ तौर पे दिखता है। 2 कारण साफ तौर पे दिख रहे हैं। महागठबंधन यस क्यों नहीं बोल रहा है? 6 सीटें एआईएमआईएम को देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है महागठबंधन के लिए। अगर मुकेश सहनी की पार्टी को, वीआईपी को, इससे कहीं अधिक सीटें देने की संभावना दिखती है। डिप्टी सीएम की भी का भी पद वो मांगते हैं और उनके साथ वो प्रचार अभियान में भी जाते हैं। तो अगर मुकेश सहनी की पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में सीटें दी जा सकती है तो एआईएमआईएम को क्यों नहीं दी जा सकती है? जिसका एक होल्ड है, जिसने अपना ये बना लिया है, अपने कब्जे की स्थिति एक तरह से बना ली है, अपना एक वोट आधार बना लिया है, खासकर सीमांचल के इलाके में, तो उसे तो सीट दे ही सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? तो इसकी मुझे 2 कारण स्पष्ट तौर पे समझ में आते हैं। एक तो ये है कि जो कोर वोटर, जैसा कि आपने कहा, इस कारण को आपने भी गिनाया कि जो कोर वोटर हैं, महागठबंधन के कोर वोटर कौन है? यादव, मुस्लिम और जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज, उनमें से एक धड़ा, क्योंकि पूरे धड़े पे उनका कब्जा नहीं है। पहले ये था कि कांग्रेस के साथ वो जाते थे, लेकिन अब ये नहीं है। जो अगड़ों का वोट है उस पे ज्यादा एकाधिकार एनडीए की पार्टियों का है, यानी मुख्य तौर पर बीजेपी का है। तो जो कोर वोटर हैं उसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है मुस्लिम वर्ग। तो मुस्लिम वर्ग का अगर वोट चला जाता है ओवैसी के पास, जाहिर तौर पे अगर ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो जहां जहां उनके कैंडिडेट खड़े होंगे तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट उधर जा सकता है और इससे ओवैसी की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है बाद के सिचुएशन में। एक तो ये कारण है। दूसरा, ये वो मजबूत होंगे और इनकी स्थिति कमजोर होगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है वो ये है कि ओवैसी की छवि नॉन सेक्युलर लीडर की है। अगर वो अपने साथ ले लेते हैं तो फिर वो अपने जो तमाम दूसरे वोटर हैं, जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, है ना, इन पार्टियों के, तो वो उनको कहने के लिए उनके पास नहीं रहेगा कि वो सेकुलर जमात हैं। तो अपने को सेकुलर बताने के लिए वो ये नहीं स्टैंड ले रहे हैं कि ओवैसी को हमें दूर रखना है, ओवैसी को हमें दूर रखना है, ओवैसी को मजबूत नहीं होने देना। हम पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हैं। पोलराइजेशन का जो खतरा है, मैं सीधे तौर पे ये कह रहा हूं कि पोलराइजेशन हो सकता है। इस तर्क से हम पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं है कि कई बार जो आरजेडी हो या वाम पार्टियां हो या कांग्रेस हो, उन लोगों ने ऐसे दलों से गठबंधन किया है जो किसी खास धर्म के लिए, जैसे मुस्लिम लीग है
या कहीं आप बंगाल में ही चले जाइए तो कुछ लोग जो विवादित लोग हैं उनके साथ वो लोग साथ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सेक्युलरिज्म वाला मुद्दे से नहीं ज्यादा देखिए, मैं यहाँ पे आपको ओवैसी से भय जो है वो बड़ा कारण है। आपको थोड़ा ये बता दूं कि अगर आपने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात की तो केरला में, है ना, केरला में वहां पे उनके साथ वो समझौता करते हैं। बिहार में, यूपी में इसकी संभावना नहीं दिखती है। बिहार यूपी में समझौता करना ऐसी पार्टियों से जो अपने साथ साथ जो है वो मुस्लिम शब्द या मुस्लिमीन शब्द लेके चलते हों, उनके साथ अगर किसी तरह का समझौता करते हैं तो एक मैसेज अलग जाएगा। और केरला में जो होता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो वो सालों से है। और ये मुस्लिम लीग जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है। इसके इसके अलग आदर्श हैं। यहाँ मुस्लिम लगाने ये पूरी तरह से तो वो केरला तक ही सीमित है, ओवैसी की भी लेकिन बिहार में उनके साथ समझौता करना ये आसान नहीं है। का मतलब जो दल है इसमें वो उन्होंने ऐसा गठबंधन किया है। और मेरा भी यही कहना है कि मुस्लिम, जैसे ओवैसी की पार्टी में जो मुस्लिम शब्द आया है उसको लेके अब जो ऑब्जेक्शन होता है, या मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी, एक तरह से यही साबित किया जाता है नाम के आधार पर ना, वैसे ही मुस्लिम लीग को भी उसी नाम के आधार पर ये साबित करने की कोशिश होती है कि वो एक खास मतलब उसकी पार्टी है। तो मेरा ये कहना है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, उनको जो है, हमको नहीं लगता है कि बहुत इस चीज से परहेज है। हमको लगता है पहला वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड है कि कहीं ना कहीं ओवैसी से ये लोग खौफ खाते हैं और इनको लगता है कि वो ज्यादा प्रखर लीडर है और कहीं ना कहीं सेंध मार सकते हैं इनके। उसमें अपने अपने विचार है, हो सकता है मेरी राय गलत। हाँ, उनको मजबूत, नेचुरल सी बात है कि उन्हें मजबूत नहीं होने देना चाहते। तो मैंने कहा ही, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि पोलराइजेशन का जो खतरा है, अगर ओवैसी इनके साथ आ गए तो पोलराइजेशन हो सकता है। जो सेकुलर वोट्स है उनको ये लगेगा कि देखिए भाई, ये तो ओवैसी के साथ समझौता कर रहे हैं, मुल्ले के साथ समझौता कर रहे हैं, तो वहां पे इनकी छवि थोड़ी सी डेंट होगी। ये बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है ओवैसी को दूर रखने का। अब आप देखें कि बंगाल में क्या हुआ। बंगाल का जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ उसमें भी ओवैसी की पार्टी शामिल थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ममता बनर्जी ने क्या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की किसी तरह की? नहीं की। कांग्रेस ने की? नहीं की। वहां कर सकते थे, खासकर जो मिदनापुर का इलाका है, उन इलाकों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जो ये रीजन है जिससे बिहार का किशनगंज और बाकी इलाका जुड़ जाता है, बर्धमान का इलाका या बंगाल का जो बर्धमान है और बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, वो सारे जुड़ जाते हैं। तो वहां पे ये संभव हो सकता था, वहां भी ये नहीं किया गया। तो ये स्पष्ट है कि इन पार्टियों को जो खुद को सेकुलर कहती हैं, उनको ये खतरा है कि दक्षिणपंथी जमात जो है ना, जो राइटिस्ट फोर्सेस हैं, वो कहने लगेंगे कि देखिए ये तो मुल्ले की गोद में बैठ गए, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये देखिए ओवैसी की भाषा बोलेंगे, ओवैसी के साथ चले गए हैं। तो इस डर से, इस संभावित डर से वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और इसीलिए ओवैसी के साथ समझौता इस वक्त नहीं हो रहा है। ठीक है खालिद जी, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जो भी सेकुलर लोग हैं, जो कट्टरपंथी मुस्लिम जमात है उसके पास जाते रहे हैं, उनसे वोट मांगते रहे हैं, जबकि दूसरी साइड में ये ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर ये जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन है उनसे तो परहेज करते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है उनसे ये परहेज नहीं करते हैं, उनके पास जाते हैं, वोट की गुहार लगाते हैं। देखिए सुनीता जी, यही कारण है कि ये वोट तो लेने के लिए जाते हैं उनके पास, खानकाहों में, मस्जिदों में, दरगाहों में उनके प्रमुख से मिलते जरूर हैं, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं। उनका वोट जरूर हासिल करना चाहते हैं, पोलराइज होने देना नहीं चाहते हैं। और आप देखिए ना, टिकट बंटवारे में क्या होता है कि जो मुस्लिम ऐसी सीटें जहां पे मुस्लिम्स वोटर्स इतनी संख्या में हैं कि वो निर्णायक स्थिति में है, वहां वो उन्हें टिकट नहीं देते हैं। तो उनका एक डर जो है, वो यही डर है कि पोलराइज ना हो जाए। ऐसी पोलराइजेशन की सिचुएशन में उनको नुकसान हो सकता है। वोट तो चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स का वोट जो है इन ब्लॉक इन्हें मिल जाता है और अपने समीकरणों को साधने में इनको आसानी होती है। लेकिन दूसरे पक्ष के साथ ऐसा नहीं है, तो दोनों चीजों को बचाकर चलना है। जहां तक ओवैसी की बात है, तो ओवैसी एक महत्वपूर्ण फैक्टर
बनने जा रहे हैं इस चुनाव में, बिहार चुनाव में। देखिए सीमांचल के दौरे पर वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए हम तो अपनी तरफ से महागठबंधन को मजबूत बना रहे हैं, बीजेपी को हराने की जो मुहिम है उसमें हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। और यही बात वो कह रहे हैं और तमाम मसले वही उठा रहे हैं। भड़काऊ भाईजान जो हैं वो अपने उसी अंदाज को अपनाए हुए हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोटों का अगर बिखराव हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सुनीता जी, कि जो एनडीए खेमा है वो ये जरूर चाहेगा कि जो ओवैसी हैं वो इनके साथ शामिल हो जाएं, ताकि वो उन्हें अपने वोटर्स को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि देखो ये सारे जो लोग हैं ये सिर्फ छद्म सेकुलरवाद की बात करते हैं, ये असल में सेकुलर नहीं है, क्योंकि ये तो ओवैसी के साथ हैं। तो ये स्थिति को दूर करने के लिए ये इस वक्त ये कोशिश चल रही है और इनको ये दिखाना है कि नहीं, हम ओवैसी के साथ नहीं हैं, कितनी भी मजबूरी हो जाए हम ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए ये बात इतनी दूर जा रही है। लेटर तो बहुत पहले लिखा गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना आरजेडी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, और ना ही जो वाम दल हैं वो भी इस बात पे कभी नहीं कहते हैं ओवैसी क्या थर्ड फ्रंट में जाएंगे। तो थर्ड फ्रंट की भी यही दिक्कत है कि थर्ड फ्रंट की जो पार्टियां हैं वो ओवैसी के साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। आप देखें कि पिछली बार जब 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और कई दूसरी पार्टियां जो हैं मिलकर एक फ्रंट बनाया था ओवैसी के साथ, तब क्या स्थिति बनी थी, उनको कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ था। हाँ, ये जरूर हुआ था कि कुछ सीटों पर नुकसान हुआ था महागठबंधन का, जो मैं पहले जिसकी चर्चा कर चुका हूं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है खालिद जी कि ओवैसी चाहे महागठबंधन के साथ रहें या महागठबंधन से अलग रहें, बिहार में उनका होना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो भी फायदा है, और मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा तो भी बीजेपी को एक छोटा सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि फायदा तो होगा, लेकिन कब ज्यादा फायदा होगा? अगर वो अलग से चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन से अलग हटकर, या महागठबंधन से जुड़कर चुनाव लड़ते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, तो किसमें ज्यादा फायदा? मुझे लगता है यदि जुड़ के लड़ेंगे तो भी फायदा होगा, और अलग से लड़ेंगे तो भी फायदा होगा। उनका बिहार में होना ही बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए पहुंचाएगा, यदि जुड़कर भी लड़ते हैं तो फिर ध्रुवीकरण का मौका मिल जाएगा भाजपा को, और यदि अलग से लड़ते हैं तो निसंदेह चूंकि ओवैसी का कद बहुत बड़ा है तो कुछ अच्छी खासी तादाद मुस्लिमों की उधर वोट जरूर करेगी, तो उससे भी बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन ये अनुमान है, समीकरण उल्टे भी पड़ सकते हैं और बाकी फैक्टर्स भी काम करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ओवैसी बिहार में एक बड़ा फैक्टर बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, आगे क्या होता है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।